केट और बाकी लोग पहली बार मोनार्क संगठन मुख्यालय आते हैं, जहां दुनिया भर की चौकियों से डेटा आता है। इंचार्ज राइली ने चिंता से सबको बताया कि शॉ ने अलास्का में महाविस्फोट किया, जिससे वहां गामा किरणों का स्तर शून्य हो गया है। लेकिन आज की कुछ चौकियों में विकिरण स्तर तेजी से बढ़ गया है। उसे नहीं पता था कि शॉ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अंदाजा था कि धमाके जारी रहे तो कई जगहों पर विकिरण स्तर उतना ही बढ़ेगा जितना गॉडजिला के सैन फ्रांसिस्को हमले के वक्त था। तब कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वैसी ही आपदा दोबारा नहीं होगी। इस वक्त सबसे जरूरी है शॉ का अगला गंतव्य पता करना और उसे समय पर रोकना। मोनार्क के केट और साथियों के साथ काम करने की वजह यही है क्योंकि वे ही पागल शॉ को समझते हैं। केट का ध्यान सबसे ज्यादा था। उसे डेटा बॉक्स में केइको की शहीदी रिपोर्ट मिली। घटना कजाकिस्तान के त्यागे हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई थी और यह जगह मैप पर भी थी। सब मिलकर बात करते हैं कि हथियार और गोला बारूद मिलने पर शॉ उसी त्यागे हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र जाएगा जहां उसने अपने गुप्त प्रेम को खोया था। वे सभी जल्द ही अपना सामान पैक करके निकल पड़ते हैं। त्यागी कारखाने में पहुंचकर उन्हें एक हाथ से खोदा। प्रवेश द्वार पर विकिरण का मान सामान्य स्तर से केवल थोड़ा अधिक था। टिम को अकल्पनीय लगा कि यह परित्यक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जहां का विकिरण किसी चीज ने सोख न लिया हो। टीम गलियारे से आगे बढ़ी। टिम ने गलती से एक सफेद खोल पर पैर रखा। वो कीट द्वारा बहाई गई सूखी बाह्य त्वचा थी और इस जगह का विकिरण मान पहले से कई गुना ज्यादा था। जल्द ही वे उस गड्ढे के पास पहुंचे जहां कीको की मृत्यु हुई थी। टॉर्च से देखने पर गड्ढा अथाह दिखा और उससे हल्की पीली रोशनी निकल रही थी, मानो वह कहीं और का प्रवेश द्वार हो। तभी टिम ने देखा कि गड्ढे के पास कई वायरलेस विस्फोटक छिपाए गए थे। अचानक कदमों की तेज आवाज हुई और मिशेल ने अपने आदमियों के साथ आकर उन्हें घेर लिया। केट को भरोसा था वे गोली नहीं चलाएंगे। उसने शॉ से बात करने की ठानी। शॉ तुरंत बगल के कमरे से बाहर आया। सिर्फ केट को अकेले अंदर बुलाया। उसने किसी और को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि सिर्फ केट ने ही कभी गॉडजिला की आंखों में देखा था। ऐसी आंखों वाला जीव सिर्फ विनाश करने वाला राक्षस कैसे हो सकता है? शॉ ने जो कहा वह और भी अकल्पनीय था। हमारी जमीन के नीचे एक और समानांतर आयाम मौजूद है और यही टाइटन जानवर रहते हैं। यह देखकर कि केट ने आसानी से जानकारी समझ ली, शॉ ने कई साल पहले की एक घटना सुनाई। सेना के दखल से मोनार्क संगठन में एक कर्नल को सर्वोच्च प्रशासक नियुक्त किया गया। और तो और ट्रेइको का बाकी दोनों को एक साल में कोई विशाल जानवर नहीं मिला। गतिविधि निधि में भारी कटौती के साथ प्रशासक से उनका झगड़ा और बढ़ गया। मुख्य जानकारी के लिए शॉ ने प्रशासक को छोड़ सीधे जनरल को बताया, जिसमें राक्षसों के संभावित स्थान और समांतर ब्रह्मांड सिद्धांत शामिल थे। यह बिली की परिकल्पना थी। जब वह सोच रहा था कि विशाल जानवर अचानक क्यों गायब हो जाते हैं, तब उसे एक विचार आया। उसका मानना था कि टाइटन जानवर दूसरे समांतर ब्रह्मांड में रहते हैं और अथाह ब्लैक होल ही दो दुनियाओं को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार हैं। ये सुनकर केइको बहुत खुश हुई। बिली से अपने प्यार का इजहार किया और उसे एक गुप्त बात भी बताई कि वह एक एकल माँ है और उसका 7 साल का बच्चा दाजी है। बिली को कोई ऐतराज न था। दोनों ने आधिकारिक तौर पर संबंध स्थापित कर लिया और बेचारा शॉल कोने में चुपचाप आंसू बहाता रहा। जैसा कि कहा जाता है, मर्द औरत मिलकर काम करे तो थकान नहीं होती। गहन शोध से उन्हें और भी चौंकाने वाला निष्कर्ष मिला। शॉल ने केट को बताया, गॉडजिला का असली मकसद विशालकाय जानवरों को उनकी दुनिया में वापस भेजना है। सेना का दूसरे को मारने का कार्य तो पूरी तरह से गलत था। उसकी योजना थी सेना की गलती से पहले सभी समांतर दुनिया के प्रवेश द्वार उड़ाकर टाइटन जानवरों की दुनिया को बंद कर दे। केट को अपने यहाँ आने का मकसद याद आया। एक दरवाजा उड़ाने से दूसरी जगह रेडिएशन बढ़ जाएगा। अगर फिर से राक्षस हमला करते हैं तो क्या? शॉल ने पुराने अनुभवी का रवैया दिखाते हुए कहा, डेटा अहम नहीं, असली चीज है विश्वास। क्योंकि केइको भी यही करना चाहती थी पर कर नहीं पाई। केट तुरंत शॉल के नेक इरादों को समझ गई। वह बूढ़ा दुनिया बचाने को कहता था, असल में प्रियजन की रक्षा न कर पाने का पछतावा भरपाई करना चाहता था। शाओवर ने मना नहीं किया। टाइम बम दबाया पर भूमिगत जगह अजीब तरह से हिलने लगी। निकलते समय शाओमेई गलती से फिसल गई और सीधे कीचड़ के गड्ढे में जा गिरी, जिसके तुरंत बाद एक विशाल कीट अचानक बाहर निकला और सीधे केट की ओर भागा। उसे बचाने के लिए शाओवर न्यूज के साथ नीचे के द्वार में गिर जाता है। जब ली शाओवेर कोमा से जागा और आसमान को रंग बिरंगा देखा तो उसे हैरानी नहीं हुई, बल्कि वह तेजी से उठा और धुंध भरे जंगल में अपने साथियों को ढूंढने लगा। फांसी शाओमेई जब जागी तो जमीन पर छोटे बिंदु फैले थे। इससे पहले कि वह समझ पाती, शाओवेर ने उसे गिरा दिया। जहां वे अभी थे वहां से एक बिजली सीधे आसमान की ओर गई, फिर दूसरी और तीसरी। शाओवेर शाओमेई के साथ उस तूफानी इलाके से किसी तरह बच निकला। उसने कहा, यह बंद अंतरिक्ष दरार का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। शाओमेई ने पूछा, तुम्हें यह सब इतनी अच्छी तरह कैसे पता? शाओमेई का जवाब हैरान करने वाला था। वह पहले भी यहाँ आ चुका था। केइको के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मरने के बाद दोनों साथियों ने उसके बच्चे ओशी को गोद ले लिया। आज शाओवेर एक गोपनीय मिशन पर जाने वाला था। जाने से पहले उसने अपना भाग्यशाली चाकू उसे दे दिया। रक्षा मंत्रालय सालों से मोनार्क को बिली के समांतर विश्व सिद्धांत पर फंड दे रहा था। आखिरकार भूगर्भीय शटल बन गई जो सबको दूसरी दुनिया में ले जा सकती थी। शॉर पहले खोज दल का प्रमुख था, जिसे देखने कई सरकारी अधिकारी और पत्रकार आए थे। वे इसे ब्रह्मांड की खोज जैसी महान उपलब्धि मानते थे। शटल विशेष सामग्री से बना था जो शॉर और टीम को सुरक्षित रख सकता था।
हालांकि सुरंग छोटी दिखती थी, प्राचीन विशालकाय जीव की ऊर्जा एक नया अंतरिक्षीय मार्ग खोल सकती थी जिससे गॉडजिला भी गुजर सकता था। 3-2-1 उलटी गिनती के साथ शटल सुरंग में गिरा। उसकी गामा किरणें विशालकाय जीवों को आकर्षित कर रही थीं, जिससे वे अंतरिक्षीय बाधा को खुद खोल दें। और अगले ही पल जमीन अचानक कांपने लगी। सुरंग के मुहाने से ऊर्जा का विस्फोट हुआ और आसपास की हवा सोखकर आंखों के सामने एक भंवर बन गया। हालांकि यह देर तक नहीं चला और वह जगह खंडहर बन चुकी थी। प्रयोगशाला प्रमुख बिली यह अप्रत्याशित घटना समझ नहीं पा रहा था। कारण न मिलने पर रक्षा मंत्रालय ने टाइटन योजना की फंडिंग रोक दी और अपनी सारी ऊर्जा अंतरिक्ष अन्वेषण में लगा दी। चांद और तारे दिखते थे, पर बिली का समांतर ब्रह्मांड सिद्धांत अविश्वसनीय था। दूसरी ओर खाई में घिरे अन्वेषण दल का हाल और भी बुरा था। वे समांतर ब्रह्मांड में तो पहुंचे, पर जांच से पहले ही एक विशाल अज्ञात जीव से उनका सामना हुआ और वे या तो खा लिए गए या भागते हुए बिजली से मारे गए। केवल शॉल ही अंतरिक्ष मार्ग से भाग्यशाली रहा और वास्तविक दुनिया में लौट आया। गंभीर घायल और बेहोश शॉल को एक गुप्त चिकित्सा कक्ष में होश आया। नर्सें उससे दूर रहती थीं, किसी भी सवाल पर वे कुछ नहीं जानती थीं। अंत में शॉल अस्थिर हो गया और भागने के लिए उसने एक नर्स को बंदी बना लिया। तभी एक मध्य आयु वर्ग का आदमी आया और बताया कि शॉल 20 साल से लापता है। फिर उसने अपनी जेब से भाग्यशाली चाकू निकाला। शॉल तुरंत समझ गया, सामने खड़ा आदमी हुईजी का बेटा दाइशी ही था। शॉल इस हकीकत को बिल्कुल नहीं मान पाया और एक दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर थोड़ा संभला। उसने समांतर ब्रह्मांड का अनुभव याद किया और समझ नहीं पाया कि बूढ़ा क्यों नहीं हुआ। संभावना यही थी कि वहां समय प्रवाह दर वास्तविक दुनिया से भिन्न थी, लेकिन उसका करीबी ताइशी भी यह नहीं मानता था। सबसे आम अंदाजा है कि शॉ को संक्रामक रोग या विकिरण का असर है। यह जानकर कि रक्षा मंत्रालय ने किंग प्लान की फंडिंग बंद कर दी थी, उसे बहुत अफसोस हुआ। दरअसल बिली का समांतर विश्व सिद्धांत सही था, पर कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। ताइशी ने भी गहरी आह भरी और बताया कि केइको और शॉ के जाने के बाद बिली पूरी तरह से पागल हो गया था और मोनार्क संगठन ने इस वयोवृद्ध सदस्य शॉ को निगरानी के लिए वृद्धाश्रम भेजने का फैसला किया था। तो उसने अपने कई दशक वहीं गुजार दिए। जब तक कि उसने खबरों में गॉडजिला के आने की खबर नहीं देखी, उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। समांतर दुनिया की मेई जगह को भयानक जान डर से कांप उठी और चीखने लगी कि जल्द से जल्द घर वापस जाना है। लेकिन उससे पहले उन्हें केट से मिलना जरूरी था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि केट एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही थी। तभी अंधेरे से नुकीले रीढ़ वाला जंगली सुअर जैसा जीव आया। केट मरने का नाटक करने वाली थी और अगले ही पल जंगली सुअर उसकी तरफ दौड़ा। अचानक एक तेज तलवार आई और दशकों से गायब दादी केइको ने उसे खदेड़ दिया। केट अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मन संदेह से भरा था, पर केइको ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। विशालकाय जानवर की क्षेत्रीय चेतना बहुत मजबूत थी, उन्हें तुरंत निकलना था। केइको को यह जगह अच्छे से पता थी। वह प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ती रही, जानती थी कि वही एकमात्र निकास है। केट अभी भी यह सोच ही रही थी कि उसे सब कुछ कैसे समझाए। अभी उसकी दोस्त शियाओ मेई अचानक जंगल से निकल आई। उसके ठीक पीछे शॉल भी पेड़ के पीछे से केइको को पुकारता सुनाई दिया। यह जानकर कि वह यहाँ केवल 57 दिन से थी, शॉल ने मुश्किल से उसे बताया कि बाहर की दुनिया में 33 साल बीत चुके हैं। केइको तुरंत समझ गई, यह गुरुत्वाकर्षण विरूपण के कारण समय प्रवाह की असंगति होगी। हालांकि उसने मानसिक तैयारी की थी, पर अपने पुराने मित्र को बूढ़ा कमजोर देखकर और प्रेमी बिली की मौत सुनकर वह पूरी तरह से टूट गई थी। संतोष की बात है कि बेटा दाइजी जिंदा था। उसकी बड़ी पोती उससे भी ऊंची हो गई थी। कोइची ने जल्दी से खुद को संभाला और सबको एक विकिरण सिम्युलेटर के पास ले गई। इन दिनों के बाद गोला एक खास फ्रीक्वेंसी पर लगातार अपनी स्थान की जानकारी भेज सकता था। हुईजी के पास बस यही रास्ता था। बिल तो उससे भी ज्यादा उत्साहित था। उसने पहचान लिया था कि यह वही पृथ्वी तारा शटल घटक है जिस पर वह पहली बार आया था। बस मानवयुक्त कैप्सूल मिल जाए तो वास्तविक दुनिया में लौटना संभव है। फिर चारों ने मिलकर सिम्युलेटर उठाया और प्रकाश पुंज की ओर चले। हालांकि मोनार्क संगठन के डेटा अधिकारी को गड्ढे से एक विशेष संकेत मिला जो एक नियमित फ्रीक्वेंसी थी। यह गामा किरणों का पैटर्न नहीं हो सकता था। वे समझ गए कि कोई जानबूझकर गड्ढे से संकट संकेत भेज रहा है, पर प्रभारी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि दुनिया भर की चौकियों ने गड्ढे में विकिरण स्तरों में वृद्धि दर्ज की थी। विश्व की सुरक्षा के लिए वह बिल या बाकी दो को बचाने नहीं जाएगा, भले ही वे जीवित हों। पर जिनको ऐसा नहीं लगा, उन्हें मिली सच्चाई विशालकाय जानवर का आक्रमण रोकने की कुंजी थी। प्रभारी व्यक्ति को अड़ा देख उसने तुरंत मोनार्क संगठन का पद छोड़ दिया। उसी समय परित्यक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बचकर तारो जैसे ही घर लौटा। उसकी मुलाकात लापता पिता दांजी से हुई, पर वह खुश नहीं था। उसके कदमों पर चलते हुए उसकी बहन केट ने जान गंवा दी। बेटी की मौत से दांजी हृदय विदारक दुख से भरा हुआ था, पर उसे कोई पछतावा नहीं था। उसका मकसद विकिरण सिम्युलेटर से राक्षस को बाहर निकालना था। यदि दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार खुल जाए तो मनुष्य राक्षसों के हमलों से बच जाएंगे। तारो को क्रोध आ गया। जो अपनी बेटी को नहीं बचा सका, वह क्या इंसानियत बचाएगा। घर से निकलकर वह अकेला बार में चला गया। तभी दाढ़ी वाला टिम उसे ढूंढते हुए वहां आया।
जब टिम ने कहा कि केट शायद जिंदा है तो तारो उसे लेकर अपने पिता के पास मदद मांगने गया। मोनार्क संगठन के बिना समानांतर दुनिया में केट को बचाने के लिए तीनों को मिलकर अच्छी तरह से योजना बनानी होगी। और इस समय बीआर बड़े उत्साह से केइको को बता रहा था कि बाहर की दुनिया में 30 साल पहले की तुलना में लगभग हर चीज में बड़े बदलाव आ गए हैं। हालांकि उसके सामने खड़ी केइको वैसी ही थी जैसा उसने सोचा था। चारों बातें करते हुए सिम्युलेटर के साथ विकिरण स्तंभ के पास पहुंचे। शॉल को अपना पहले से रखा कॉकपिट मिल गया जिसका उपकरण सर्किट काम कर रहा था। अब बस कॉकपिट को सिम्युलेटर से जोड़ना, गामा किरणों से जानवरों को आकर्षित करना और अंतरिक्ष चैनल खोलना था। सिमुलेशन स्विच चालू होते ही एक विशाल उड़ने वाला चमगादड़ उनकी ओर लपका और अंतरिक्ष चैनल भी धीरे धीरे खुलने लगा। परंतु विशालकाय जानवर की टक्कर से उपकरण का केबल निकल गया। शॉल बिना झिझक कॉकपिट से बाहर निकला। उसे चैनल खुलने से पहले केबल जोड़ना था, पर उड़ने वाले जानवर को यह मंजूर न था। ऐन मौके पर अंतरिक्ष चैनल में एक विशाल सिलुएट उभरा। यह चैनल संरक्षक गॉडजिला था। उड़ने वाले चमगादड़ को करीब आता देख विशालकाय जानवरों के राजा ने तुरंत हमला कर उसे मिनटों में ही चीर फाड़ दिया। और जैसे ही शॉल ने केबल जोड़ा, उसने देखा कि शटल जैसे किसी बुलावे पर खुद ब खुद सुरंग निकास की ओर उड़ने लगा। कॉकपिट में लौटने का समय नहीं था। रुईजी को शुक्रिया कहने के बाद वह सीधे जमीन पर गिर गया। एड ने बड़ी मुश्किल से दुखी रुईजी को शांत किया। जोरदार झटकों के बाद शटल आखिरकार हकीकत में लौट आया, पर जैसे ही वे केबिन से निकले, गार्डों की बड़ी टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया। यह दाइची की योजना थी, विशेष उपकरण का उपयोग कर शटल क्राफ्ट को एक निर्धारित स्थान पर खींचने की। जब केइको ने अपने बेटे को देखा तो उसके मन में मिली जुली भावनाएं उमड़ पड़ी। तभी मेई को पता चला कि बचाव अभियान का प्रायोजक उसकी पुरानी कंपनी एपेक्स बायोटेक्नोलॉजी ही थी। तारो तुरंत बोला, केट के लापता होने के 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। उसकी बात पूरी होते ही देश में अलार्म बजा और सब पहाड़ी आधार की ओर भागे। तभी पहाड़ की चोटी पर बने जंगल से एक विशाल चिंपैंजी बाहर निकला। तो यह थी मॉन्स्टर लेगेसी, और इसके साथ ही मॉन्स्टर वर्स की पूरी टाइमलाइन समझा दी गई है। गॉडजिला का सैन फ्रांसिस्को पर हमला, स्कल आइलैंड का किंग कॉन्ग और एपेक्स कंपनी जिसने मेचा गॉडजिला विकसित किया, सभी का जिक्र है। बाकी टाइटन बीस्ट्स के बारे में शायद हमें अगले सीजन तक इंतजार करना होगा। ठीक है, आज इतना ही। पसंद आया तो फॉलो करें, अगली बार मिलते हैं।